हाँ तो बच्चों, हम कोलरॉस नियम के अनुप्रयोग के बारे में बात कर रहे थे। उसकी एप्लीकेशन बता रहा था मैं आपको। 3 एप्लीकेशन तो मैंने आपको बता दी है। अब मैं 4th एप्लीकेशन बता रहा हूँ। 4th एप्लीकेशन है अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करना। हमारे पास एक अल्प विलेय लवण है, उस अल्प विलेय लवण की हमको विलेयता ज्ञात करनी है। ये वाला जो पार्ट है ना कि विलेयता ज्ञात करनी है, ये आप लोग 11th क्लास में चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम वहां पर भी देखते हैं विलेयता के बारे में। तो वैसे तो हमको ये समझ में आना चाहिए बेसिकली विलेयता होती क्या है। तो विलेयता का मतलब ये होता है कि आपने क्या किया, एक संतृप्त विलयन बनाया। पहली बात तो जब भी विलेयता की बात करेंगे विलयन संतृप्ति होना चाहिए। अगर विलयन संतृप्त नहीं है तो वहां पर विलेयता की बात नहीं की जाती है। तो आपने क्या किया, विलेय को विलायक में मिला के विलयन बनाया और हम उसकी मोलरता निकालते हैं। मोलरता बराबर होता है ना मोल अपॉन आयतन, ऐसे करके मोलरता निकाल लेते हैं। ठीक है। विलयन भी 3 प्रकार के बनते हैं। एक तो होता है संतृप्त विलयन, एक तो होता है असंतृप्त विलयन, एक होता है संतृप्त विलयन, एक होता है अति संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन का मतलब जिसके अंदर और अधिक से अधिक विलेय घोला जा सके। संतृप्त विलयन क्या मतलब जिसके अंदर विलेय की अधिकतम मात्रा घुलनशील है, उससे ज्यादा विलेय नहीं घुल सकता। और अति संतृप्त का मतलब अवक्षेपण का केस आ जाता है। ठीक है। तो जो मोलरता है, मोलरता आप असंतृप्त विलयन की भी मोलरता निकाल असंतृप्त विलयन की भी मोलरता निकाली जा सकती है, संतृप्त विलयन के लिए भी मोलरता निकाल सकते हैं और अति संतृप्त विलयन के लिए भी मोलरता निकाल सकते हैं। मोलरता तो हम किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। हाँ, अगर आपने मोलरता निकाली संतृप्त विलयन के लिए तो जो संतृप्त विलयन की मोलरता है उसी को बोल दिया जाता है विलेयता। तो पहले तो विलेयता का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। विलेयता का मतलब क्या होता है? तो विलेयता का मतलब होता है संतृप्त विलयन की जो मोलरता है उसी को बोल दिया जाता है विलेयता। तो मैंने सबसे पहले ये लिखा, संतृप्त विलयन की मोलरता को असंतृप्त विलयन की मोलरता को विलेयता कहा जाता है। आपका जो असंतृप्त विलयन है, उस संतृप्त विलयन की जो मोलरता है, संतृप्त विलयन की जो मोलरता है उसी को बोल दिया जाता है विलेयता। ठीक है, इसको हमने ठीक कर दिया। संतृप्त विलयन की मोलरता को विलेयता कहा जाता है। यानी विलेयता का मतलब एक तरह से मोलरता होती है, पर ये जो मोलरता ये होनी चाहिए संतृप्त विलयन के लिए। पहली बात तो ये होगी। अब हमने क्या किया, एक अल्प विलेय लवण लिया। अल्प विलेय लवण का मतलब क्या होता है? अल्प विलेय लवण का मतलब ऐसा लवण जिसकी आप जब उस लवण को विलायक के अंदर डिजोल्व करेंगे तो उसकी कुछ मात्रा ही उसके अंदर जाके घुलेगी, बाकी अघुलनशील पड़ी रहेगी। सपोज जैसे है ना AgCl हुआ, बेरियम सल्फेट हुआ, ये सब हमारे अल्प विलेय लवण है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने क्या किया, AgCl का 1000 ग्राम AgCl ले लिया। 1000 ग्राम हमने क्या किया, AgCl ले लिया। इसको रफ में ऐसे समझा देता हूं, देखो मैंने क्या किया, मैंने 1000 ग्राम AgCl ले लिया, 1000 ग्राम AgCl ले लिया है। ठीक है। अब मेरे को यह था कि इस 1000 ग्राम AgCl को डिजोल्व करना है, तो इसके लिए मैंने इसी के अनुसार भाई बहुत सारा AgCl है तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इसके अंदर विलायक की मात्रा ले ली। तो सपोज मैंने इसके अंदर 200 मिलीलीटर का मतलब 2 लीटर जल ले लिया। ये लीजिए, हमने 200 मिलीलीटर जल ले लिया, इसको घोलना था मेरे को। ठीक है। अब मैंने जैसे ही घोला तो घोलने से पता लगा कि यार ये तो अल्प विलेय लवण है, और अल्प विलेय लवण के अंदर क्या होगा कि वो देखा कि जैसे आपने 1000 ग्राम मिलाया तो पता लगा 1000 ग्राम में से अंदर जाके तो 10 ग्राम ही घुला, बाकी जो 990 ग्राम है वो अघुलनशील पड़ा हुआ था। अब देखो, हमें तो ये लग रहा था कि 1000 ग्राम को घोलना है, इसके चक्कर में हमने विलायक ज्यादा ले लिया है, पर घुला तो 10 ग्राम ही। अगर आपसे कोई बोलता है कि बताओ कि विलयन के अंदर कितना विलेय घुला हुआ है, तो हम 1000 ग्राम थोड़ी ना बोलेंगे, हम तो बोलेंगे 10 ग्राम ही घुला हुआ है ना। इसका मतलब आपने ले तो बहुत सारा लिया पर डिजोल्व तो बहुत ही कम हुआ। यानी ये हुआ एक तरह से विलायक तो हो गया बहुत सारा और विलेय रह गया थोड़ा सा। तो जब ऐसा केस होता है जब विलेय की मात्रा बहुत कम हो और विलायक की मात्रा बहुत अधिक हो, ऐसे विलयन को हम मान लेते हैं, ऐसे विलयन को हम अनंत तनु विलयन की तरह मान लेते हैं। इसका मतलब एक तरह से देखा जाए तो हमने इस 1000 ग्राम AgCl को डिजोल्व करके जब एक संतृप्त विलयन बनाया, तो ये जो संतृप्त विलयन बना, नंबर 1 हमने विलयन संतृप्त बनाया, और नंबर 2 ये किसकी तरह काम कर रहा है? ये काम कर रहा अनंत तनु विलयन की तरह काम कर रहा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो अल्प विलेय लवण के जो संतृप्त विलयन होते हैं ना, अल्प विलेय लवण के जो संतृप्त विलयन है, इनको हम अनंत तनु विलयन की तरह मान सकते हैं। हमने लिख भी दिया, अल्प विलेय लवण के संतृप्त विलयन को अनंत तनु विलयन माना जा सकता है। ये जितने भी हम बनाते हैं ना अल्प विलेय लवण के जो संतृप्त विलयन बनाते हैं, हम इनको अनंत तनु विलयन की तरह मान के हम हमारा आगे की बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी। अब देखो, अब आपने क्या मान लिया, आपने नंबर 1 तो संतृप्त विलयन बनाया, और दूसरी बात आपने क्या बोली, अनंत तनु विलयन मान रहे हो।
अब संतृप्त विलयन बना, अभी भी क्या बोला था कि संतृप्त विलयन की मोलरता का मतलब विलेयता होता है, तो इसका मतलब जो मोलरता m है उसकी जगह मैं s लिख सकता हूं, पहली बात। दूसरी बात, जो मोलर चालकता है, अब आपने क्या बोला कि विलयन अनंत तनु की तरह काम करेगा, तो जो मोलरता है वो भी अनंत तनुता की मोलर चालकता कहलाएगी। इसका मतलब अब मोलरता की जगह लिखूंगा मैं अनंत तनुता की मोलर चालकता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो मोलर चालकता का फॉर्मूला है कप्पा इंटू 1000 अपॉन m, इस फॉर्मूले में से क्या किया, इसकी जगह तो रखा मैंने अनंत तनुता की मोलर चालकता और m की जगह रखा s, तो यहां से फॉर्मूला बनेगा s विलेयता बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन अनंत तनुता की मोलर चालकता, इसके विलेयता का फॉर्मूला बन जाता है। अब आपको केवल फॉर्मूला याद करना है। वैसे ये फॉर्मूला आपको याद था पहले से, बस इस फॉर्मूले में क्या करना है, ये जो m है m की जगह ऐसे लिखना था और जो मोलर चालकता है इसकी जगह आपको अनंत तनुता की मोलर चालकता लिखनी थी। तो विलेयता का फॉर्मूला याद कर लो, विलेयता s बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन अनंत तनुता की मोलर चालकता, यहां से आएगी विलेयता। अगर आपको विलेयता गुणनफल निकालना है, बोलते केएसपी, तो वो लवण के हिसाब से निकाला जा सकता है। अगर 1:1 प्रकार का विद्युत अपघट्य जैसे एजीसीएल है, उसका केएसपी बराबर होता है s², ठीक है, वो तो आप लोग जानते ही हैं, ये मैंने आपको विलेयता बता दिया। इसी विलेयता से फिर हम विलेयता गुणनफल की भी बात कर लेते हैं, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जो कोलराउस का नियम बताया, अब इस कोलराउस के नियम के हम सवाल बना देते हैं। देखो इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो समझा देता हूं। पहला सवाल लिया मैंने, अनंत अनुता पर HCl NaCl तथा CH3COO की मोलर चालकता का मान क्रमशः 4.26 इंटू 10⁻², 1.26 इंटू 10⁻² तथा 9.1 इंटू 10⁻²-3 साइमन मीटर टू मोल इनवर्स से एसिटिक एसिड की अनंत अनुता की मोलर चालकता ज्ञात करो। देखो इसमें सवाल में क्या पूछ रहा है, सवाल में पूछा आपको अनंत अनुता की मोलर चालकता लानी है, वो भी लानी है आपको एसिटिक एसिड के लिए, एसिटिक एसिड के लिए। मैंने आपको इन सब प्रकार के सवाल को सोल्व करना सिखाया था कि आप ये देख लिया करो आपको कौन कौन सा आयन चाहिए। तो इसमें मेरे को एक तो चाहिए एसिटेटाइन, एक मेरे को चाहिए H+ आयन। एसिटेटाइन मेरे को सोडियम एसिटेट देगा, इसका मतलब मैं ये सोडियम एसिटेट ले लेता हूँ। अनंत अनुता की मोलर चालकता ले ली मैंने सोडियम एसिटेट के लिए, CH3COO के लिए। दूसरा मेरे को चाहिए H+ आयन, तो H+ आयन के लिए मैंने इसके अंदर HCl को जोड़ दिया। लीजिए अनंत अनुता की मोलर चालकता ये मैंने HCl के लिए ले लिए। इसमें से मैं अब देखो ऐसा करने से हुआ क्या, Na+ आयन और Cl- आयन एक्स्ट्रा होंगे, इनको यहाँ से हटा दें, तो उसके लिए मैंने NaCl को माइनस कर दिया। ये लीजिए अनंत अनुता की मोलर चालकता मैंने NaCl के लिए ले लिए, ठीक है। चलिए जी अब देखिए सोडियम एसिटेट है, तो सोडियम एसिटेट के लिए मान हमको देगा 9.1 इंटू 10⁻³ इसको मैं लिख देता हूँ 0.91 इंटू 10⁻², ये लीजिए, प्लस HCl, और HCl के लिए हमको दे रखा है 4.26 इंटू 10⁻², ये HCl के लिए हो गया। NaCl की बात करें तो ये हमारे पास आ जाता है 1.26 इंटू 10⁻², ये लीजिए, ठीक है। इसको सोल्व करें तो 10⁻² कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचता है 0.91 प्लस 4.26 माइनस 1.26, और इसकी कॉमन पावर बाहर निकाल लेते हैं 10⁻², और ये इकाई जाती है साइमन मीटर टू मोल इनवर्स। ये लीजिए हम यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। इसको सोल्व करके देखते हैं। ये हमारे पास आता है 3.91, तो इसका आंसर आ जाता है 3.91 इंटू 10⁻² साइमन मीटर टू मोल इनवर्स। ये लीजिए, ये इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.01 m NH4OH विलयन की चालकता का मान 1.15 इंटू 10⁻⁴ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब एक तरह से ये हमको कप्पा दे रखा है, ठीक है, गिवन। एक हमको दे रखा है अनंत अनुता पर अमोनियम आयन की चालकता दे रखी है, दूसरा OH आयन की अनंत अनुता पर चालकता दे रखी है, ठीक है। इकाई को देख के पता लग रहा है कि मोलर चालकता दे रखी है, ज्ञात करो। हमसे पूछ रहा है तो NH4OH की मोलर चालकता, एक दूसरा हमसे पूछा अल्फा, एक हमसे पूछ रहा है ये Kb। ये 3 पॉइंट हमको ज्ञात करने, ठीक है। चलो जी, सबसे पहले हमसे क्या बोला, NH4OH की मोलर चालकता पूछ रहा है ये। अब NH4OH की मोलर चालकता निकाले तो मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बता देते हैं। ये देखो पहला पॉइंट
NH4OH की मोलर चालकता ज्ञात करवा रहा है ना, तो मोलर चालकता इसके लिए फॉर्मूला बता रखा हमने, मोलर चालकता बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन m, ये तो फॉर्मूला इसके लिए। ठीक है, कप्पा का वैल्यू हमको दे रखा है 1.15 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, ये तो कप्पा हो गया। 1000 की जगह हमने ये 1000 लिख दिया अपॉन m, और m का मान दे रखा है 0.01, ये 0.01 है। इसको सोल्व करके देखें तो देखो पॉइंट हटाए तो ये हमने इसको 100 बना दिया, ये 100 हो गया। ये 1000 मतलब 10 की घात 3 और 10 की घात 2, तो 10 की घात बनेगा 5, ये 10 की घात 5 और ये बना 10 की घात -4, तो ये बनता है। इसको सोल्व करने से यह हमको आंसर देता है 11.5, तो इसकी मोलर चालकता हमारे पास आ गई 11.5 साइमन सेंटीमीटर टू मोल इनवर्स। ये लीजिए, ये तो हमारे पास में मोलर चालकता आ गई है। ठीक है, दूसरा हमसे पूछ रहा है अल्फा। अब अल्फा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले अनंत अणुता की मोलर चालकता निकाल लेते हैं NH4OH के लिए। ये लीजिए, अनंत अणुता की मोलर चालकता निकालते हैं NH4OH के लिए। वो कैसे निकालेंगे, देखो इसने अमोनियम आयन की मोलर चालकता दे दी, OH आयन की मोलर चालकता दे दी। कोलराउस का नियम ये तो बोलता था ना, विद्युत अपकट्टे की चालकता आयनों की चालकता के योग के बराबर होती है। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 73.4, इसके अंदर हमने 197 पॉइंट से इसको जोड़ दिया है। इसको सोल्व करके देखें तो ये हमको देता है 73.4, इसमें प्लस कर देते हैं 197.6, ये आ जाता है भैया। और 271, ये लीजिए, ये हमको देता है 271 साइमन सेंटीमीटर टू मोल इनवर्स। ये हमारे पास क्या, इसका मान आ गया। ये हमारे पास NH4OH की अनंत अणुता की मोलर चालकता आ गई, और 11.5 हमको इसकी 0.01 सांद्रता पर मोलर चालकता आ गई। अब हमसे पूछ क्या रही है, अल्फा पूछ रहा है ना, तो अल्फा कैसे निकाले, याद करो। अल्फा जो है, अल्फा का फॉर्मूला क्या बताया था, किसी सांद्रता की मोलर चालकता अपॉन अनंत अणुता की मोलर चालकता। किसी सांद्रता की मोलर चालकता का मान हमारे पास 11.5 आ रहा है, यही तो है ना, ये बताया ना अभी। ये 11.5 आ गया, और अनंत अणुता की मोलर चालकता का मान हमारे पास में ये 271 आ गया। इसको सोल्व करके देखें तो देखो 11.5, इसको हमने डिवाइड कर दिया है 271 से, 271 ये हमको देता है 0.04, ये लीजिए 0.04, अल्फा का मान 0.04, या इसको बोल सकते हैं अल्फा हमारे पास आ रहा है 4%। ठीक है, 4% जो है वो 5% से कम है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमने आपसे बोला था, केबी का फॉर्मूला बताया था, केबी इक्वल टू होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और अल्फा अगर 5% से कम है तो 1 माइनस अल्फा की जगह 1 रख सकते हैं, तो केबी बराबर आ जाएगा आपके पास में C अल्फा स्क्वायर। C का मान दे रखा है 0.01 इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा हमारे पास आ गया 0.04 का स्क्वायर, ये लीजिए, ये बन जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करके देखते हैं। अब 0.04 का तो हमने स्क्वायर कर दिया, 0.04 इंटू 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 0.01। ठीक है, ये हमको देता है 0.123416, ये आपके पास में केबी आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट है ना, इसको हटा देते हैं, 1 2 3 4 5, हम इसको लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर -5, ये आपके पास में केबी का माना जाता है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल लिया हमने, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर AgCl के संतृप्त विलयन की विशिष्ट चालकता का मान 3.41 इंटू 10 टू पावर -6 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कप्पा का मान दे रखा है। AgCl का विलेयता गुणनफल ज्ञात करो, और अनंत अणुता पर AgCl की तुल्यांक की चालकता दे रखी है 138.3 साइमन सेंटीमीटर टू तुल्यांक इनवर्स। चलो विलेयता गुणनफल निकालना है, तो पहले तो विलेयता निकालनी पड़ेगी। विलेयता निकालते हैं, विलेयता का फॉर्मूला बता रखा है, विलेयता बराबर है कप्पा इंटू 1000 अपॉन अनंत अणुता की मोलर चालकता, ये दे रखा है। कप्पा का मान रख देते हैं, कप्पा है 3.41 इंटू 10 टू पावर -6, ये तो कप्पा हो गया। 1000 की जगह हमने 1000 रखा, अपॉन अनंत अणुता की मोलर चालकता, इसने दे रखा है अनंत अणुता की तुल्यांक की चालकता, और मोलर चालकता बराबर होता है तुल्यांक की चालकता इंटू वैलेंस स्पेक्ट्रम। AgCl का वैलेंस स्पेक्ट्रम होता है 1, इसलिए तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता का मान बराबर होगा, तो ये डिवाइड कर दिया 138.33, इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करें तो इसको आप लिख सकते हैं 341
अपॉन 138.3, 2 पॉइंट इधर ले लिए, इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, इसको डिवाइड करके देते हैं। 341 को डिवाइड किया मैंने, 341 डिवाइडेड बाय 138.3, 138.3 इनको देता है 2.46। इसका आंसर आ जाता है, ये आता है 2.46 इंटू 10⁻⁻5। ये तुम्हारे पास आ गया विलेयता, और ये आ जाता है मोल प्रति लीटर के अंदर। ठीक है, हमसे सवाल में विलेयता नहीं बोला, हमसे बोला गया इसका विलेयता गुणनफल क्या होगा। तो विलेयता गुणनफल एजीसीएल की बात करें तो इसका विलेयता गुणनफल, एजीसीएल का विलेयता गुणनफल होगा x², यानी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2.46 इंटू 10⁻⁻5 इसका हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करें तो ये हमको देता है, देखो 2.46 मल्टीप्लाइड बाय 2.46, 6.05 ये हमको देता है। 6.05 इंटू 10⁻⁻10 ये इसके केएसपी का माना जाता है। ये आएगा इसका विलेयता गुणनफल केएसपी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल लिया देखो हमने, इसको भी समझ लेते हैं। सवाल यह है, निम्न की सहायता से बेरियम हाइड्रोक्साइड की अनंत अनुता की मोल चालकता ज्ञात करो। हमको क्या करना है, ये जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है, इस बेरियम हाइड्रोक्साइड की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात करना है। और दे क्या रखा हमको, विद्युत अपघट्य दे रखे हैं, और इन विद्युत अपघट्य के लिए अनंत अनुता की मोलर चालकता दे रखी है। विद्युत अपघट्य एक हमको दे रखा BaCl2, BaCl2 की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान दे रखा है 280 इंटू 10⁻⁻4। NaCl के लिए दे रखा है 126.5 इंटू 10⁻⁻4। एक NaOH के लिए दे रखा है 248 इंटू 10⁻⁻4, और हमको लाना बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए। देखो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमको अनंत अनुता की मोलर चालकता लेके आनी है, वो भी बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए। ये लीजिए बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए लेकर आनी है। अब आप इसको ऐसे समझिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए लानी है, इसका आपको एक बेरियम आयन चाहिए और 2 OH आयन चाहिए। एक बेरियम आयन चाहिए, बेरियम आयन कौन देगा, BaCl2 देगा। तो इसके लिए तो हम अनंत अनुता की मोलर चालकता ले लेते हैं। BaCl2 के लिए ये बेरियम आयन आ गया, प्लस अब हमको OH आयन चाहिए। OH आयन कितने चाहिए, 2। OH आयन कौन देगा, NaOH। 2 चाहिए तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये लीजिए अनंत अनुता की मोलर चालकता हमने ले ली NaOH के लिए, इसको 2 से गुणा कर दिया। ये लीजिए, ऐसा करने से होगा क्या, मेरे पास 2 Na प्लस और 2 Cl माइनस आयन होंगे एक्स्ट्रा। हमको उनको यहाँ से हटाना है, और उसको हटाने के लिए हमारे पास NaCl है, तो NaCl को फिर 2 से मल्टीप्लाई करके लीजिए 2 मल्टीप्लाइड बाई अनंत अनुता की मोलर चालकता NaCl के लिए। ये अब इसका मान रख देते हैं। अब BaCl2 की मोलर चालकता है, ये हमारे पास आ जाता है 280। एक काम करते हैं, 10⁻⁻4 कॉमन लिख के लिख देता हूँ, प्लस 2 टाइम्स ऑफ NaOH। NaOH का दे रखा हमको 248, ये 248 माइनस 2 टाइम्स ऑफ NaCl, और NaCl हमने ले लिया 126.5, और इसकी जो होल पावर है कॉमन लेके इसको लिख दिया 10⁻⁻4। ये लीजिए तक हो गया। ठीक है, इसको सोल्व करके देखते हैं। 248 248 इंटू 2, ये तो आता है 496। 496 के अंदर हमने 280 को जोड़ दिया है 776। 776 और 776 में से माइनस कर देते हैं 2 टाइम्स ऑफ 126.5, तो 126.5 ये हमको देता है 523। तो आंसर आ जाता है 523 इंटू 10⁻⁻4, और इकाई बन जाएगी इसके लिए साइमन मीटर टू मोल इनवर्स। ये इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जी, अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का ये मान के चलो ये एक सेक्शन कंप्लीट मैंने कर दिया है। अब इस चैप्टर के हम दूसरे सेक्शन की ओर चलते हैं, और दूसरा सेक्शन में हम लेंगे सेल के बारे में। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं सेल, सेल के मतलब क्या हुआ, तो सेल का मतलब 2 इलेक्ट्रोड को मिला दो
दो इलेक्ट्रोड के कॉम्बिनेशन से जो डिवाइस बनेगा उसको सेल या बैटरी बोल दिया जाता है। और दो इलेक्ट्रोड का मतलब एक इलेक्ट्रोड एनोड होता है, दूसरा इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड होता है। तो हमने सेल लिखा, सेल के लिए बोला सबसे पहले दो इलेक्ट्रोड की युग्म को सेल कहा जाता है। कोई सिर्फ दो इलेक्ट्रोड मिला दो, एक एनोड और एक कैथोड, ऐसा अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो जो दो इलेक्ट्रोड का कॉम्बिनेशन है उसको एक सेल बोल दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे आपसे विद्युत रासायनिक सेल के बारे में, विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। विद्युत रासायनिक जो सेल है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, और एक होता है गैल्वेनिक सेल, एक होता है गैल्वेनिक सेल और गैल्वेनिक सेल। देखो दोनों में अंतर क्या है। ये जो विद्युत अपघटनी सेल है ना, विद्युत अपघटनी सेल क्या करता है, और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं उनको बोला जाता है विद्युत अपघटनी सेल, उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसको बोल दिया जाता है गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो ये लिखा हमने, विद्युत अपघटनी सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले को बोला हमने गैल्वेनिक सेल। और ये जो गैल्वेनिक सेल है इसका एक एग्जांपल है डेनेल सेल। तो हम इस चैप्टर के अंदर आपसे डेनेल सेल की वर्किंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने हेडिंग लिख दिया डेनेल सेल। अब हमने दो इलेक्ट्रोड बनाने, अब देखो यार इलेक्ट्रोड कैसे बनाए जाते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ, या इलेक्ट्रोड बनाने का तरीका क्या है। जैसे मान लो मेरे को जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है, ठीक है, इधर मैं रफ में वर्क कर लेता हूं। देखो इधर, जैसे मेरे को जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है। अब जिंक का इलेक्ट्रोड बनाने का तरीका क्या होगा, तो जिंक का इलेक्ट्रोड बनाने का तरीका बता रहा हूं। देखो इधर भाई क्या करना है, जिसका इलेक्ट्रोड बनाना है, जिस जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है, तो आपको क्या करना है, एक जिंक की धातु की छड़ लेनी है, एक जिंक की धातु की छड़ लेनी है। और जो जिंक की धातु की छड़ है उसको क्या करना है, उसी के आयनों के विलयन में डुबोना है। अब जिंक आयन क्या होगा, तो जिंक आयन बनेगा ना, इसलिए हम इसके लिए जिंक सल्फेट का विलयन काम में ले लेते हैं। इसका मतलब अगर मैं जिंक की रोड को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो के रख दूंगा तो बोलूंगा एक इलेक्ट्रोड तैयार हो गया। चलो जी, जिस वाला आपको कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाना है, कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाना है। अब कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाने का तरीका क्या होगा भाई, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाने का तरीका आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो कॉपर की रोड लेनी पड़ेगी। ये लीजिए, हमने कॉपर की रोड ली, ये कॉपर की रोड ले ली है, और कॉपर की रोड लेके उसको कॉपर के आयनों में डुबोना है। और कॉपर का आयन लेने के लिए हमने उसके अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया। ये लीजिए, हमने ले लिया कॉपर सल्फेट का विलयन, ये कॉपर की छड़ तैयार होगी। सपोज आपको मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड बनाना है, चलो जी मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड बनाना सिखाते हैं आपको। ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड बनाना है, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक मैग्नीशियम की छड़ लेनी है। ये लीजिए, एक हमने मैग्नीशियम की छड़ ली और मैग्नीशियम की छड़ को उसी के आयन में डुबोना है। उसके लिए हमने मैग्नीशियम सल्फेट ले लिया। मैग्नीशियम सल्फेट हमको Mg+2 आयन देगा, तो एक तरह से हमने धातु को उसके आयन को विलयन में डुबो दिया। ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड तैयार हो गया। तो इलेक्ट्रोड बनाने का तरीका क्या है, जिस धातु का इलेक्ट्रोड बना रहे हो उस धातु के छड़ को उसी के आयनों के विलयन में डुबो के रख दो, उसका इलेक्ट्रोड तैयार हो जाता है। एक तो ये बात हो गई। अब देखो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रोड क्या धातु के बनते हैं क्या, और किसी के नहीं बनते हैं क्या, तो इलेक्ट्रोड तो अधातु के भी बनाए जाते हैं। जैसे मेरे को हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड के लिए क्या करना पड़ता है, तो हमको एक तो हाइड्रोजन लेनी पड़ती है, एक तो हाइड्रोजन लेनी पड़ेगी। मतलब करना क्या है, जैसे आपने जिंक का इलेक्ट्रोड बनाया ना, तो आपने जिंक और जिंक आयन का आपस में कांटेक्ट बनाया। जिंक इलेक्ट्रोड बनाने के लिए क्या किया, जिंक जो धातु है उसका जिंक आयन के साथ कांटेक्ट बनाया। मैग्नीशियम के लिए क्या किया, मैग्नीशियम जो है उसका Mg का उसके आयनों के साथ में कांटेक्ट बनाया। कॉपर के लिए कॉपर का कॉपर आयन के साथ कांटेक्ट बनाया। यानी इलेक्ट्रोड बनाने का तरीका क्या होता है, जिसका भी इलेक्ट्रोड बनाना चाह रहे हो उसका उसी के आयन के साथ में कांटेक्ट करना है, उससे उसका इलेक्ट्रोड तैयार हो जाएगा। जैसे मेरी इच्छा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने का तरीका हमको क्या करना पड़ेगा, जो हाइड्रोजन गैस है उसका उसके आयन का मतलब H+ आयन के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने का तरीका क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन गैस है उसका H+ आयन के साथ कांटेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोड बन जाएगा। अब देखो, अब हाइड्रोजन तो गैस है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे धातु के इलेक्ट्रोड में तो क्या होता है कि जो धातु की छड़ है वही कनेक्शन में काम आ जाती है, पर हाइड्रोजन तो गैस है ना, तो यहाँ पर कनेक्शन करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, प्लेटिनम का वायर काम में ले लेते हैं। तो वहां प्लेटिनम का वायर काम में लेंगे और हाइड्रोजन गैस का H+ आयन के साथ में कॉन्टेक्ट कर देंगे। मतलब इसके अंदर हम डालेंगे हाइड्रोजन गैस, इसमें डालेंगे हाइड्रोजन गैस,
और इसका H प्लस आयन की जगह हम HCl का विलेन ले लेंगे। तो HCl का विलेन क्या करेगा, हमको H प्लस आयन देगा, यहाँ हाइड्रोजन गैस होगी, दोनों का कॉन्टेक्ट हो गया और इससे बनेगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड किसी का बनाया जा सकता है। तो इलेक्ट्रोड बनाने का तरीका क्या हुआ भैया, आपको जिसका इलेक्ट्रोड बनाना है उसका उसके आयनों के साथ में कॉन्टेक्ट कर दो। सिंपल बात है। जैसे आपको क्लोरीन गैस का इलेक्ट्रोड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, जो क्लोरीन गैस है उसका आयन, अब क्लोरीन का आयन कौन होगा, Cl- होगा, तो हम क्या करेंगे Cl2 का Cl- के साथ कांटेक्ट करेंगे तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोड बन गया। आपको ब्रोमीन का इलेक्ट्रोड बनाना है तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोड कैसे बनाओगे, तो उसके लिए Br2 का Br- के साथ कांटेक्ट करना है तो वहां पर ब्रोमीन का इलेक्ट्रोड बन जाता है। हाँ, जहां धातु के इलेक्ट्रोड होते हैं तो वहां तो धातु इटसेल्फ कनेक्शन में काम आ जाती है, और जहां पर अधातु के इलेक्ट्रोड होते हैं या गैस के इलेक्ट्रोड होते हैं तो वहां कनेक्शन के लिए फिर हम प्लेटिनम का वायर काम में लेते हैं। तो ये सीधा सीधा कंसेप्ट दिमाग फिट कर लो कि इलेक्ट्रोड बनाने का तरीका, जिसका इलेक्ट्रोड बनाना है उसका उसके आयन के साथ में कांटेक्ट करना है तो वो एक इलेक्ट्रोड तैयार हो जाएगा। चलिए जी, अब डीएनए सेल के अंदर क्या करते हैं हम, देखो अब जैसे मान लो एक आपने इलेक्ट्रोड लिया जिंक का, सुनना, एक इलेक्ट्रोड लिया आप जिंक का, एक आपने मैग्नीशियम का लिया, दोनों को जोड़ दिया, सेल बन गया। एक इलेक्ट्रोड आपने जिंक का लिया, दूसरा आपने सिल्वर का ले लिया, दोनों को जोड़ दिया और आपका सेल बन गया। एक इलेक्ट्रोड आपने हाइड्रोजन का लिया, एक जिंक का लिया, दोनों को जोड़ दिया तो आपका एक सेल बन गया। इसका मतलब कोई भी दो इलेक्ट्रोड को जोड़ दो और एक सेल का निर्माण हो जाता है। तो ये जो सेल बनते हैं इनको बोला जाता है डीएनए सेल। हाँ, अगर आपने एक इलेक्ट्रोड जिंक का लिया, एक कॉपर का लिया, तो जिंक और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है, जो इलेक्ट्रोड अभी जो मैं कॉम्बिनेशन बना के बता रहा था ना, उनको बोलते गैल्वेनिक सेल, उनको बोलते गैल्वेनिक सेल। हाँ, एक साइंटिस्ट था, एक वैज्ञानिक था, डेनियल ने क्या किया, जिंक और कॉपर को लेके एक सेल बनाया जिसको बोल दिया जाता है डेनियल सेल। यानी जो डेनियल सेल होता है वो भी है तो गैल्वेनिक सेल, पर गैल्वेनिक सेल का एक एग्जांपल है डेनियल सेल। तो डेनियल सेल के मतलब क्या हुआ, डेनियल सेल का मतलब एक इलेक्ट्रोड होगा जिंक का और एक इलेक्ट्रोड होगा कॉपर का। हाँ, अगर जिंक और कॉपर के अलावा कोई दूसरा कॉम्बिनेशन बना रखा है तो उसको सिंपली बोल दिया जाता है गैल्वेनिक सेल। यानी गैल्वेनिक सेल तो एक सीरीज है जिसका एक एग्जांपल है डेनियल सेल। यानी डेनियल सेल का मतलब इलेक्ट्रोड आपको जिंक और कॉपर के ही काम में लेने होते हैं। चलिए जी, अब यहाँ हम डेनियल सेल की बात करें तो डेनियल सेल की बात करने का मतलब अब हमको जो इलेक्ट्रोड है वो एक तो जिंक का लेना है और एक हमको कॉपर का लेना है। तो मैंने क्या किया, एक तो लिया जिंक का इलेक्ट्रोड और एक मैंने ले लिया कॉपर का इलेक्ट्रोड। ठीक है, समझते चलो। हमने जिंक इलेक्ट्रोड का एनोड बनाया है और कॉपर इलेक्ट्रोड का कैथोड बनाया, समझ लेना। जिंक इलेक्ट्रोड का एनोड बनाया और कॉपर इलेक्ट्रोड का मैंने कैथोड बनाया। तो एनोड किसका बना है, जिंक इलेक्ट्रोड का। अब इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा, तो जिंक की रोड को जिंक सल्फेट के विलेन में डालना पड़ेगा। तो देखो एनोड लिखा मैंने, जिंक रोड डिप्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, मतलब जिंक की रोड को जिंक सल्फेट के विलेन में डुबो दिया। कैथोड मैंने बनाया कॉपर का मतलब कॉपर रोड डिप्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर की छड़ लेके उसको मैंने कॉपर सल्फेट के जलीय विलेन में डुबो के रख दिया। इससे हमने एनोड और कैथोड तैयार कर लिया। जो अब आप कहेंगे एनोड कैथोड का पता कैसे लगता है, तो जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है वो उसका एनोड बनता है, जो कम रिएक्टिव है उसका कैथोड बनता है। और जिंक और कॉपर की बात करें तो जिंक और कॉपर में जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो जब भी दो इलेक्ट्रोड बनाते हैं, जब भी हम दो इलेक्ट्रोड लेके सेल बनाते हैं तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है उसका हम एनोड बनाते हैं और जो कम रिएक्टिव है उसका हम कैथोड बनाते हैं, क्योंकि एनोड वाला इलेक्ट्रॉन देगा, कैथोड वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जिंक और कॉपर के अंदर जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, तो जिंक हमने एनोड बनाया और कॉपर का हमने कैथोड बना लिया। देखिए जरा, मैंने कंटेनर लिया, ये कंटेनर ले रखा है, इसके अंदर भर दिया मैंने जिंक सल्फेट का विलेन और इसके अंदर मैंने जिंक की रोड रख दी, ये एनोड बन गया। दूसरी ओर मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर कॉपर की रोड रखे, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का विलेन भर दिया, तो ये बन गया मेरा कैथोड, ये बना एनोड और इधर बन गया कैथोड, एनोड कैथोड बन गए। मैंने आपसे क्या बोला कि जिंक और कॉपर की बात करें तो जिंक और कॉपर के अंदर जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो एनोड पे क्या होगा, तो एनोड की अभिक्रिया लिखी मैंने, 8 एनोड। एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यानी ऑक्सीकरण होगा तो जिंक से क्या बनेगा, जिंक से बनेगा जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड में रिडक्शन होता है, रिडक्शन का मतलब कॉपर +2 + 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना लेगा। अगर सेल की अभिक्रिया की बात करें तो एनोड कैथोड दोनों को जोड़ दो, सेल की अभिक्रिया की जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस, इससे हमने जिंक +2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड बना दिया। अगर आपसे बोला जाए ये जो सेल अभिक्रिया है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, आंसर देंगे n = 2, मतलब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। अब ये काम कैसे करता है इसकी वर्किंग समझाता हूं मैं आपको।
हमने क्या किया, जिंक रोड है, जिंक की रोड को मैंने क्या किया, जिंक सल्फेट में डुबो दिया, कॉपर की रोड को कॉपर सल्फेट के विलेन में डुबो दिया। जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो इसका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब ये जिंक की रोड है, सपोज जो जिंक की रोड है, ये जिंक की रोड का मतलब ये जिंक के परमाणु से मिलकर बना हुआ है। एक परमाणु क्या काम कर रहा है, एक जिंक का परमाणु क्या कर रहा है, एक तो आयन बना रहा है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये तो हुआ ना। जिंक के एटम ने क्या किया, एक तो जिंक आयन बनाया और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन दिए। तो ऐसे देखा जाए तो जो जिंक की रोड है इसमें तो ऐसे असंख्य परमाणु होंगे। तो एक परमाणु ने क्या किया, एक तो आयन बनाया और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो होगा क्या, सपोज इसके अंदर 100 जिंक के परमाणु है। अगर 100 जिंक के परमाणु है तो पहले परमाणु ने क्या किया, समझना भैया, पहला जो परमाणु है उस परमाणु ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन दे दिया इस रोड को, और जो जिंक आयन बना, जिंक आयन चला गया विलेन के अंदर, ये लीजिए ये चला गया जिंक आयन विलेन में। दूसरा जो एटम है उसने भी क्या किया, इलेक्ट्रॉन तो दे दिए, इलेक्ट्रॉन दे दिए छड़को, इलेक्ट्रॉन तो छड़को देते चले गए, और जो जिंक आयन बनते जा रहे हैं वो जिंक आयन विलेन में चलते चले जा रहे हैं। ये लीजिए विलेन के अंदर जिंक आयन जाते जा रहे हैं, ये जिंक आयन चलते चले जा रहे हैं। यानी जो जिंक आयन बन रहा है वो तो कहां जा रहा है, विलेन के अंदर जा रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां रह गया, छड़ के ऊपर रह गया। ऐसा करने से हुआ क्या, जो जिंक की रोड है इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया ना, तो देखो एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, इसलिए लिखा एनोड, यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, क्योंकि जिंक की जो रोड है उस पर विलेन के आयनों के रिस्पेक्ट में नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ऐसा करने से हुआ क्या, जो जिंक की रोड है इस पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो गए, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हमने इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया। जैसे इसको बंद करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू इधर से चल के यहाँ तक आ जाएंगे। ये लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, यहाँ से चल के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं इधर यहाँ तक आ गए। इधर हमने क्या कर रखा है, कॉपर की रोड को किस में डुबो रखा है, कॉपर सल्फेट के विलेन में डुबो रखा है। तो होगा क्या, अब इस विलेन के अंदर से ये जो कॉपर प्लस आयन है, ये कॉपर प्लस 2 आयन है, ये कॉपर प्लस 2 आयन इस छड़ के पास जा रहा है, इस छड़ के पास गया, और जो इलेक्ट्रॉन आया उस इलेक्ट्रॉन को लेके और अपचित हो गया। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी कभी क्रिया लिखी ना, कॉपर प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर आयन बन गया। ये लीजिए, ये यहाँ से विलेन में से कॉपर आयन निकल के गया, इलेक्ट्रॉन लेके इसके ऊपर डिपोजिट हो गया। ऐसा करने से ऐसा नहीं लग रहा जैसे कॉपर जो इलेक्ट्रोड है इसका द्रव्यमान में वृद्धि होगी, यानी फिनोमिना क्या चल रहा है, या फिनोमिना चल रहा है जिंक की रोड पे। तो हुआ क्या, तो आयन जो है वो जिंक की रोड से विलेन में जा रहे हैं, और इधर क्या हो रहा है, इधर आयन विलेन में से निकल के और रोड पे जाके जमा हो रहे हैं। ऐसा करने से होगा क्या, ये जो रोड है इस रोड पर विलेन के आयनों के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमने बोला कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो इसका फिनोमिना क्या बना, फिनोमिना ये बना कि एनोड की ओर तो हुआ क्या, एनोड की ओर तो आयन रोड से विलेन में जा रहा है, और कैथोड की ओर ये हुआ कि आयन विलेन में से निकल के रोड पे जा रहे हैं। इसका मतलब एक तरह से देखा जाए तो एनोड में तो जिंक आयन बढ़ते जाएंगे, इसका एनोड की ओर सांद्रता में वृद्धि होगी, और कैथोड की में क्या होगा, कॉपर आयन धीरे धीरे डिसअपीयर हो रहे हैं, यानी कैथोड में सांद्रता में कमी होगी। नंबर 1। दूसरी बात ये भी देख पा रहे हैं, जिंक की रोड का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी जिंक की रोड धीरे धीरे पतली होगी, और कॉपर की रोड पे जाके कॉपर जमा हो रहा है, यानी एक तरह से देखा जाए कैथोड का द्रव्यमान धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी एनोड का द्रव्यमान कम हो रहा है और कैथोड का द्रव्यमान बढ़ रहा है। ये समझ में आ रहा है बात। चलिए अब इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से चल के यहाँ तक आ गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, तो धारा तो इलेक्ट्रॉन की जस्ट अपोजिट बहेगी, तो धारा हमारे ऐसे बहेगी, ये धारा ये आई धारा, ठीक है। अब करंट का फ्लो कैसे होगा, तो देख सकते हैं ये करंट यहाँ से चलेगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये करंट आ गया, ये करंट की धारा, मतलब करंट की डायरेक्शन है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो करंट यहाँ से चल के, ये करंट कैसे चलेगा, ये करंट यहाँ से चल के यहाँ तक आ गया, ये करंट यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक आ गया। अब देखो, अब करंट का फ्लो तो तब होगा जब हमारा सर्किट पूरा होगा, इसका मतलब हमें इस सर्किट को पूरा करना पड़ेगा। अब इस सर्किट हमारा टूटा हुआ है, तो सर्किट को पूरा करने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों को एक लवण सेतु से जोड़ दिया, लवण सेतु से जोड़ दिया। लवण सेतु में क्या करते हैं, एक कांच की नलिका लेते हैं, उस कांच की नलिका के अंदर हम कोई विद्युत अपघट्य जैसे केसीएल को भर के और ये विलेन भर दिया जाता है, इसको बोलते हैं लवण सेतु। लवण सेतु क्यों, क्योंकि सेतु की तरह काम कर रहा है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है लवण सेतु। कैसे बनाया जाता है, इसके क्या फंक्शन है, अभी हम समझा देंगे। बस अभी इतना सा समझ लीजिए कि ये दोनों को कनेक्ट करने में काम आता है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे बहेगा, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आ गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसको तो कॉपर ने रख लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर भी धारा, पहले धारा की बात समझ लेते हैं। धारा, ये धारा इससे चलेगी, ये लीजिए, ये करंट की डायरेक्शन, ये आगे करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, ऐसे करंट फ्लो होगी।
यहाँ दो परिपथ है, एक तो आंतरिक परिपथ है, एक बाह्य परिपथ है। बाह्य परिपथ का मतलब ये जो तार आपने यहाँ से यहाँ तक जोड़ रखा है इसको बोलेंगे बाह्य परिपथ। तो आप देख सकते हैं धारा का प्रवाह कैसे होगा, ये धारा यहाँ से चली, यहाँ से यहाँ तक आ गई, यहाँ से यहाँ जाने का कैथोड से कहा जा रही है एनोड की ओर। तो हम ऐसे बोल सकते हैं बाह्य परिपथ में धारा कैथोड से एनोड की ओर बहती है, और आंतरिक परिपथ में धारा, ये बोलेंगे आंतरिक परिपथ या आंतरिक परिपथ। अब आंतरिक परिपथ में धारा कैसे बह रही है, एनोड से कैथोड की ओर। ये धारा के डायरेक्शन की, धारा के बहने की दिशा हो गई है, ये लीजिए। अब हमने ये जो पॉइंट बोले इनको बोले हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन प्रेक्षण, ये ऑब्जर्वेशन लिख दिया मैंने। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन नंबर 1, जिंक छड़ का द्रव्यमान घटता है जबकि कॉपर छड़ का द्रव्यमान बढ़ता है, अभी भी समझा दिया। दूसरा, जिंक सल्फेट विलयन मतलब एनोड की सांद्रता कम होती है जबकि कैथोड या कॉपर सल्फेट विलयन की सांद्रता, जिंक सल्फेट विलयन की सांद्रता बढ़ती है। इसको ठीक कर देते हैं। सांद्रता बढ़ती है, जिंक आयन आ रहे हैं ना इसके अंदर, तो अगर जिंक आयन आएंगे तो उसकी सांद्रता बढ़ती है। और कॉपर सल्फेट विलयन में से क्या हुआ, कॉपर आयन धीरे धीरे क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, तो कॉपर सल्फेट विलयन की सांद्रता में कमी होती है। तो इसको हम ठीक करके लिख देते हैं। ये लिखा हमने, जिंक सल्फेट विलयन की सांद्रता बढ़ती है, सांद्रता बढ़ती है, जबकि कॉपर सल्फेट विलयन की सांद्रता कम होती है, कम होती है। ये लीजिए, ये कम होती है। जिंक छड़ का द्रव्यमान तो कम होता है, जिंक छड़ का द्रव्यमान कम होगा पर जिंक सल्फेट की सांद्रता में वृद्धि होगी, क्योंकि उसके अंदर लगातार जिंक आयन जा रहा है तो सांद्रता में वृद्धि होगी। कॉपर छड़ का द्रव्यमान बढ़ेगा पर कॉपर विलयन की सांद्रता में कमी होगी, क्योंकि उसके अंदर कॉपर आयन वहां से विलुप्त होते चले जा रहे हैं ना, इसलिए ऐसा हो गया। तीसरा पॉइंट, आंतरिक परिपथ, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा जो परिपथ है, एक तो हमने बोला एक तो हमारे पास आंतरिक परिपथ है, एक हमारे पास बाह्य परिपथ है। अरे दो परिपथ बन गए ना, एक तो हमारे पास बन गया बाह्य परिपथ, एक हमारे पास बन गया आंतरिक परिपथ। बाह्य परिपथ जो है पहले तो समझाते हैं बाह्य परिपथ और आंतरिक परिपथ आपका पूरा कैसे होगा, कंप्लीट कैसे होगा, तो वो समझा देता हूं पहले, फिर बाद में बात करते। देखो अब हम बात करते हैं कि बाह्य परिपथ कैसे पूरा होगा। तो बाह्य परिपथ हमारा ये बाह्य परिपथ है, ये तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से कंप्लीट हो रहा है। ये आंतरिक परिपथ है, और आंतरिक परिपथ कैसे पूरा होता है, ये जो लवण सेतु में जो लवण है ना, जैसे केसीएल, तो केसीएल के जो K+ आयन है, Cl- आयन है, इनका मूवमेंट होगा, कैसे होगा वो भी समझाऊंगा। उसके मूवमेंट की वजह से आंतरिक परिपथ आपका पूरा होता है। तो मैं से बोल सकते हैं बाह्य परिपथ इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से कंप्लीट होता है, जबकि जो आंतरिक परिपथ है वो लवण सेतु जो आयन देगा ना, उस आयन की वजह से कंप्लीट होता है। तो थर्ड पॉइंट भी लिख देते हैं। एक हमने बाह्य परिपथ, ये देखो बाह्य परिपथ इलेक्ट्रॉन के फ्लो की प्रवाह की वजह से पूर्ण होता है, जबकि आंतरिक परिपथ लवण सेतु द्वारा दिए गए आयनों के प्रवाह की वजह से पूर्ण होता है। ठीक है, अब लवण सेतु आयन कैसे प्रवाहित करेगा वो भी मैं समझाऊंगा, आप वेट करें। नेक्स्ट, बाह्य परिपथ में धारा कैथोड से एनोड की ओर, जबकि आंतरिक परिपथ में धारा एनोड से कैथोड की ओर बहती है। मैंने आपको समझा दिया, बाह्य परिपथ के अंदर धारा कैथोड से एनोड की ओर बहेगी, जबकि आंतरिक परिपथ में धारा आपकी एनोड से कैथोड की ओर बहेगी। ठीक है जी। अगला पॉइंट, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है जबकि कैथोड पर अपचन होता है, ये भी समझा दिया। एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जबकि कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये भी मैंने आपको बता दिया। एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और कैथोड हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक, हम बात कर रहे थे लवण सेतु की। अब चले लवण सेतु, सोल्ट ब्रिज हमने लिखा, तो लवण सेतु कैसे बनाया जाता है और फिर इसकी वर्किंग क्या होती है ये समझा देते हैं। हमने बोला भाई लवण सेतु क्या होता है, तो लवण सेतु एक यू आकार की उल्टी नलिका होती है, मतलब एक यू आकार की नलिका है जिसको हम उल्टा करके रख देते हैं तो उस टाइप से बन जाता है। तुमने बोला लवण सेतु एक उल्टे यू आकार की नलिका होती है जिसमें अक्रिय विद्युत अपघट्य का सांद्र विलयन भरा होता है। हमने बोला कि जो लवण सेतु है, लवण सेतु में क्या किया, एक यू आकार की उल्टी नलिका होती है
जिसके अंदर अक्रिय विद्युत अपघट्य का सांद्र विलयन भरा होता है। अब आप कहेंगे ये अक्रिय विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? तो अक्रिय विद्युत अपघट्य का मतलब ऐसा विद्युत अपघट्य जिसके आयन किसी रासायनिक परिवर्तन में भाग नहीं लेते, उसको बोल दिया जाता है अक्रिय विद्युत अपघट्य। वह विद्युत अपघट्य जिसके आयन किसी रासायनिक परिवर्तन में भाग नहीं लेते अक्रिय विद्युत अपघट्य कहलाता है। अक्रिय विद्युत अपघट्य किसे बोला? ऐसा विद्युत अपघट्य जिसके आयन किसी रासायनिक परिवर्तन में भाग नहीं लेंगे उसको हम बोलते हैं अक्रिय विद्युत अपघट्य। और अक्रिय विद्युत अपघट्य के अंदर जनरली हम काम में लेते हैं KCl KNO3 और NH4 NO3 इत्यादि इस प्रकार के विद्युत अपघट्य काम में लेते हैं। चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले वो जो अक्रिय विद्युत अपघट्य है उसका सांद्र विलयन बना के उसको गर्म करते हैं। क्या किया? वो जो अक्रिय विद्युत अपघट्य है उसका सांद्र विलयन बनाया और उसका सांद्र विलयन बना के उसको हमने गर्म किया और गर्म करके उस विलयन को हम जिलेटिन और अगार अगार के साथ में मिला देते हैं। ये जो जिलेटिन अगार अगार माध्यम की तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया? अक्रिय विद्युत अपघट्य लिया, उस अक्रिय विद्युत अपघट्य का हमने गर्म सांद्र विलयन बनाया और जो उस अक्रिय विद्युत अपघट्य का गर्म सांद्र विलयन है उसको हमने अगार अगार या जिलेटिन के साथ मिला दिया और वो जो मिलाया उसको जो विलयन बना उसको विलयन को हमने U आकार की नलिका में भर दिया। देखो अक्रिय विद्युत अपघट्य के गर्म सांद्र विलयन को जिलेटिन अगार अगार के साथ घोलकर बनने वाले विलयन को U आकार की नलिका में भर दिया जाता है। उस U आकार की नलिका में भर दिया और उस U आकार की नलिका में भर के उसको फिर हमने ठंडा कर दिया। तो ठंडा करते वो जेलीज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कूल कर दिया जाता है। ठीक है, उसको ठंडा कर दिया तो ठंडा करने से जेलीज की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर हम उसके दोनों एंड पर कॉटन लगा के उसको नलिका को उल्टा करके और वहां फिट कर देते हैं। U आकार की नलिका के दोनों एंड पर कॉटन लगा दी जाती है। अब कॉटन क्यों लगाते हैं? तो कॉटन लगाने के पीछे ये रीजन दिया जाता है, ठीक है, कि वहां से माध्यम विसरित होकर नहीं आए। इसको मैं डिटेल में समझा रहा हूं, विलयन को विसरण को रोकने के लिए। चलिए जी, अब इसकी कार्य क्या है तो कार्य समझा देता हूं मैं आपको। चलिए इधर आ जाइए वापस से। देखो अब यहाँ पे समस्या क्या आ रही है? नंबर 1 देखो, इधर समस्या क्या थी हमारे पास? नंबर 1 समस्या ये थी, एक तो हमारा सर्किट टूटा हुआ था तो मेरे को सर्किट को पूरा करना था, क्योंकि अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो धारा बहेगी कैसे, तो सर्किट पूरा करना था। एक समस्या तो ये थी। दूसरी समस्या क्या, सुनो इधर, यहाँ पर क्या हो रहा है? अब प्रारंभ में तो जितना जिंक आयन था उतना सल्फेट आयन था, मतलब ये विद्युत उदासीन था। इधर भी प्रारंभ में जितना कॉपर आयन था उतना सल्फेट आयन था, मतलब ये भी विद्युत उदासीन था। मतलब एनोड और कैथोड दोनों और विद्युत उदासीनता थी स्टार्टिंग में। तो अब समय के साथ क्या हो रहा है? इसमें जिंक आयन बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब इसमें धनात्मक आवेश बढ़ रहा है। इसमें से धनात्मक आयन जा रहे हैं, इसका ऋणात्मक आवेश बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ पर लगातार धनात्मक आवेश बढ़ रहा है। धनात्मक आवेश बढ़ने से होगा क्या? ये जैसे जिंक की छड़ है ना, ये जिंक की छड़ है, इसको आपने डुबो रखा है। जिंक की छड़ पर तो नेगेटिव चार्ज है, इसके चारों ओर अगर धनात्मक आवेश बढ़ेगा तो इतना ज्यादा आवेश हो जाएगा कि ये जो धनात्मक आवेश है वो जिंक के इलेक्ट्रोड को चारों तरफ से घेर लेगा और फिर इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, यानी धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। ये दिक्कत आ गई। इधर भी क्या होगा? इधर इसमें से कॉपर आयन निकल के जा रहे हैं तो ऋणात्मक आयन सल्फेट आयन बढ़ते जाएंगे, तो ऋणात्मक आयन बढ़ते चले जाएंगे। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब इसमें इतना ऋणात्मक आवेश आ जाएगा कि वो धनात्मक आयन जो इसको छोड़ के जा रहा है उसको जाने ही नहीं देगा, इन आयन का मूवमेंट बंद हो जाएगा। इस समस्या का समाधान क्या है कि ये समस्या क्यों आई? ये समस्या इसलिए आई क्योंकि यहाँ पर धनात्मक आवेश बढ़ गया और यहाँ पर ऋणात्मक आवेश बढ़ गया। इस समस्या का समाधान ये है कि यहाँ पर जो धनात्मक एक्स्ट्रा आवेश बढ़ा उस धनात्मक आवेश को उदासीन करो, इधर जो ऋणात्मक आवेश बढ़ता जा रहा है उस ऋणात्मक आवेश को उदासीन करो। यानी एक तरह से मेरे को एनोड में भी विद्युत उदासीनता बनाए रखनी है और कैथोड में भी मेरे को विद्युत उदासीनता बनाए रखनी है। इन सारे काम को करने के लिए हमने लवण सेतु बना रखा है। चलो जी, हमने जैसे मान लो लवण सेतु में KCl काम में ले लिया। अब कैसे अक्रिय विद्युत अपघट्य है तो ये हमको KCl की बात करें तो KCl हमको क्या देगा? एक तो हमको K+ आयन देगा, एक तो हमको देगा K+ आयन, एक हमको देगा Cl- आयन, यही देगा। अक्रिय विद्युत अपघट्य इसके आयन किसी के साथ जाके रासायनिक क्रिया तो नहीं करेंगे। अब देखो इधर धनात्मक आवेश बढ़ा, इधर धनात्मक आवेश बढ़ रहा है। इधर अगर धनात्मक आवेश बढ़ेगा तो इसकी टेंडेंसी होगी ऋणात्मक आवेश को अपनी ओर खींचने की। इधर क्या हो रहा है? इधर ऋणात्मक आवेश बढ़ रहा है, इसकी टेंडेंसी होगी धनात्मक आवेश को अपनी ओर खींचने की। तो जो लवण सेतु में आयन है K+ आयन है और एक Cl- आयन है, तो होगा क्या? इसका जो Cl- आयन है ये Cl- आयन तो चला जाएगा हमारा एनोड की ओर, ये लीजिए इधर चला गया, और जो K+ आयन है ये चला जाएगा विपरीत आवेश की ओर जाएगा ना,
के प्लस उधर चला गया। देखो Cl- मूव करके इधर आ गया और K प्लस आयन मूव करके इधर चला गया। इसकी वजह से हुआ क्या, ये जो परिपथ है, इस परिपथ के आयन का मूवमेंट हुआ तो पहली बात तो हमारा परिपथ भी पूरा हो गया, नंबर एक। और दूसरी बात क्या हुई, Cl- आयन इधर आया और इधर आके इसने क्या किया, जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है उसको उदासीन कर दिया। उसने जिंक आयन के साथ में क्रिया नहीं करी, जिंक आयन के साथ क्रिया नहीं कर रहा, उसको उदासीन कर रहा है। क्यों उदासीन करने के लिए क्रिया करना जरूरी नहीं है, अपोजिट आवेश को रख दो तो चार्ज तो वैसे बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ क्रिया नहीं कर रहा, बस केवल मात्र वहां जाके बैठ रहा और वो जो उसकी प्रेजेंस से ही जो धनात्मक आवेश था उसको उसने बैलेंस कर दिया। इसी प्रकार से इधर K प्लस आयन आया तो K प्लस आयन ने क्या किया, जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज था उसको बैलेंस कर दिया। तो कुल मिला के बात क्या हुई, एनोड और कैथोड दोनों विद्युत उदासीनता भी हो गई और उसके साथ में हमारा परिपथ भी पूरा हो गया। ठीक है, अब हम ये सोच रहे हैं कि जैसे मान लो K प्लस आयन इधर आ रहा है, K प्लस आयन इधर गया, Cl- आयन इधर आ रहा है और ये जो माध्यम हमने जिलेटिन वगैरह काम में ले रखा है, तो जिलेटिन हमने इसलिए काम में ले रखा है, हमने ये बोल रखा है कि जिलेटिन आप इन आयन को वहां से संभाल के रखो और समय आने पर उनको वहां से भेजते रहो, पर आप खुद मत आ जाना। पर हमने तो फिर भी डर लग रहा था, इसलिए हमने दोनों एंड पे कॉटन लगा दी, कहीं ये विचलित होकर नीचे ना आ जाए, इसलिए यहाँ पर कॉटन लगाई जाती है। ठीक है, चले जी। एक बात इसमें और ध्यान रखनी होती है कि अक्रिय विद्युत अपघट्य तो बेटा बहुत सारे होते हैं, अक्रिय विद्युत अपघट्य तो बहुत सारे, पर बहुत सारों में भी ऐसा नहीं हर कोई विद्युत अपघट्य काम में ले लिया जाए। हम इसमें ये भी बात का ध्यान रखते हैं, जैसे K प्लस आयन है ना, तो K प्लस आयन चल के इधर आया, Cl- आयन चल के इधर आया, तो जितने समय में K प्लस आयन उधर गया उतने समय में Cl- आयन इधर आना चाहिए। इसका मतलब लवण सेतु के अंदर वो अक्रिय विद्युत अपघट्य काम में लेते हैं जिसके अंदर धनायन और ऋणायन की गतिशीलता भी लगभग बराबर हो। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि लवण सेतु में अक्रिय विद्युत अपघट्य तो लेना है, पर अक्रिय विद्युत अपघट्य में भी वो विद्युत अपघट्य लेना है जिसके अंदर धनायन और ऋणायन की गतिशीलता लगभग समान हो। इसलिए हम जनरली KCl KNO3 को ही काम में लेते हैं। चलो जी, समझ आ गई बात। हाँ, एक बात और समझना है इसमें, अगर मान लो जैसे यहाँ पर तो ना जिंक को जिंक आयन में डुबो दिया जाए, जिंक आयन है और यहाँ पर यह आयन है, अगर मान लो यहाँ जिंक आयन नहीं हो, जिंक आयन की जगह हम Ag आयन ले लें या लेड आयन ले लें या Tl आयन ले लें या Hg+2 आयन ले लें। अगर हमने विलयन के अंदर Ag+ आयन ले रखा है, विलयन में यदि सेल में, सेकंड पॉइंट पढ़ना, यदि सेल में Ag+, Ag2+2, Pb+2, Tl+ एटसेट्रा आयन उपस्थित हो, तो अगर मान लो वो जो जिंक का इलेक्ट्रोड था ना उसमें हमने सिल्वर का आयन ले रखा हो या फिर मरकरी का ले रखा हो, लेड का ले रखा हो, Tl+ का ले रखा हो, तो फिर हम लवण सेतु के अंदर KCl काम में नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, वो जो Cl- आयन है वो Cl- आयन वहां जाएगा और Ag+ होगा तो उसके साथ मिलकर AgCl का अवक्षेप बना लेगा। अगर मरकरी होगा तो Ag2Cl2 का अवक्षेप बना लेगा, PbCl2 का अवक्षेप बना लेगा, TlCl का अवक्षेप बना लेगा और वो जो अवक्षेप है वो नलिका के एंड पे जमा हो जाएगा जहां कॉटन लगा रखा है, उसकी वजह से वहां पर ब्लॉकेज आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर उधर Ag+ आयन है, Ag2+2 आयन है, Pb+2, Tl+ आयन है, तो लवण सेतु में फिर KCl काम में नहीं लेना, तो कोई बात नहीं, KCl की जगह हम फिर KNO3 काम में ले लेते हैं। तो KCl को काम में नहीं लिया जाता है क्योंकि यह आयन AgCl, Ag2Cl2, PbCl2, TlCl का अवक्षेप बना लेते हैं। ठीक है जी, एक पॉइंट ये लिखा, अक्रिय विद्युत अपघट्य में भी वह विद्युत अपघट्य काम में लिया जाता है जिसमें धनायन तथा ऋणायन की गतिशीलता समान हो। ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। तो मैं आपको इसकी वर्किंग के बारे में बता रहा था। लवण सेतु के कार्य नंबर 1 परिपथ पूरा करता है, पहला कार्य। दूसरा, दोनों ओर एनोड तथा कैथोड विद्युत उदासीनता बनाए रखता है, ये दूसरा कार्य हो गया। इसका एक और कार्य द्रव संधि विभव को रोकता है, द्रव संधि विभव को रोकता है। द्रव संधि को मतलब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल LLJP को रोकता है। अब ये कैसे रोकता है इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं। मैं यहां पर समझा देता हूं, द्रव संधि विभव को रोकता है। अब इस बात का क्या मतलब होता है ये समझाने जा रहा हूं। देखो, सबसे पहले जो सेल बनाए गए थे, सबसे पहले जो डेने सेल बनाया गया था, अभी तो क्या कर रखा है हमने, जिंक और कॉपर के 2 अलग अलग पात्र ले रखे। पहले जो सेल बनाया गया था वो सेल ऐसा नहीं था। शुरू में जो सेल बनाए गए थे वो इस प्रकार का सेल था। समझना भाई, देखो एक जिंक का पात्र था, ये जिंक का पात्र है,
ये जो जिंक का पात्र है इसके अंदर हमने जिंक सल्फेट का विलेन भर दिया, ये पात्र है। इसके बाद एक और पात्र लगा दिया जाता था, बाहर वाला पात्र मान लो ये कॉपर का पात्र है और इसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट का विलेन भर दिया था, ठीक है। अंदर का जो पात्र है वो छिद्र युक्त होता था, ये पोरस होता था, इसमें छेद होते थे। इसकी वजह से होता क्या था, दोनों जो द्रव है जिंक सल्फेट का विलेन, कॉपर सल्फेट का विलेन, ये आपस में मिल जाते थे और आपस में मिलकर ही ये परिपथ पूरा करते थे। अब ये जब आपस में मिलते थे तो वहां समस्या क्या आती थी, सुनना, इसको आप समझना। जैसे मान लो एक आपके पास में ये जिंक सल्फेट का विलेन है, एक आपके पास में कॉपर सल्फेट का विलेन है। ये लीजिए जिंक सल्फेट का विलेन है तो उसमें जिंक आयन होंगे, ये जिंक आयन होंगे। कॉपर सल्फेट का विलेन है तो आपके इसके अंदर कॉपर आयन होंगे, ये कॉपर आयन होंगे। अभी दोनों अलग अलग पात्र में, अगर मैं बीच की दीवार को हटा दें तो बीच की दीवार को हटाएंगे तो क्या होगा, दो लिक्विड मिलेंगे। जहां दो लिक्विड मिलते हैं उसको बोलेंगे संधि, तो ये बन गई द्रव द्रव संधि। अब संधि पे होगा क्या, इधर जिंक आयन है उधर हमारा कॉपर आयन है, तो आयन एक दूसरे के अंदर मिक्स होंगे। अब जिंक आयन और कॉपर आयन की गतिशीलता लगभग बराबर तो होगी नहीं, अरे बराबर तो है नहीं, इसका मतलब वो उस संधि पर इनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से एक और धनात्मक आवेश आएगा तो दूसरी ओर ऋणात्मक आवेश आएगा। यानी एक तरह से उस संधि पर विभव तो पोलरिटी आएगी और पोलरिटी आएगी तो मतलब वहां पर एक पोटेंशियल डेवलप होगा। ये जो पोटेंशियल है इसको बोल दिया जाता है द्रव द्रव संधि विभव। ये पोटेंशियल आता है। ये पोटेंशियल क्यों आता है, क्योंकि दो द्रव मिलते थे इसलिए पोटेंशियल आता था। तो प्रॉब्लम क्या आती थी, सेल के अंदर भी माइनस सेल बन जाया करते थे। अब इसका मतलब द्रव द्रव संधि विभव पहले उत्पन्न होता था। अब इसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकाला, बोले यार ये तो दिक्कत कर रहा है सेल के अंदर। इसका सॉल्यूशन ये निकाला कि दो द्रव को आपस में मिलने ही मत दो, तो दो द्रव को नहीं मिलने दो। इसका जुगाड़ निकाला गया कि लवण सेतु बना दिया गया। तो लवण सेतु ने क्या किया कि परिपथ भी पूरा कर दिया और दोनों द्रव को आपस में मिलने भी नहीं दिया। इसका मतलब एक तरह से पहले जो द्रव द्रव संधि विभव उत्पन्न होता था, उस द्रव द्रव संधि विभव को उत्पन्न होने से, उसको अराइज होने से इसने रोक दिया। तो इसका अगला कार्य यही है, द्रव द्रव संधि विभव को रोकता है, ये मतलब इसका। और द्रव द्रव संधि विभव का मतलब जब भी कभी दो लिक्विड आपस में कांटेक्ट में आते हैं, जब कभी भी दो लिक्विड आपस में कांटेक्ट आते हैं, कांटेक्ट में आएंगे तो वहां पर एक पोटेंशियल अराइज होगा। वो जो पोटेंशियल अराइज होगा उसी को बोल दिया जाता है द्रव द्रव संधि विभव, इसको रोकता है। तो ये मैंने आपको लवण सेतु कैसे बनता है और लवण सेतु के कार्य भी समझा दिया है, ठीक है जी। इसमें एक पॉइंट हो रहा है वो भी डिस्कस कर लेते हैं आपसे। चलो आपको सेल बनाना आ गया ना। अब आपको ये बता देते हैं ये जो सेल है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो मैं आपको सेल रिप्रेजेंटेशन ही सिखा रहा हूं। देखिए जी, अब हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। सेल के रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, तो सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड लिखा जाता है, राइट हैंड साइड में कैथोड लिखा जाता है। और एनोड और कैथोड को अलग करने के लिए उनके बीच में दो वर्टिकल लाइन बनाई जाती है जिसको बोलते हैं सोल्ट ब्रिज। देखो सर, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ये तो डबल वर्टिकल लाइन है ना, तो डबल वर्टिकल लाइन तो सोल्ट ब्रिज को बता रही है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में एनोड लिखना है और इसके राइट हैंड साइड में कैथोड लिखना है। आपको याद है एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो कभी कभी क्या करते हैं, इसके ऊपर इसे नेगेटिव बना देते हैं, इसके ऊपर इसे पॉजिटिव बना। ये रेयर केस में दिखेगा आपको, नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर कभी नेगेटिव लिखा हो तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, बाकी उसका और कोई मतलब नहीं होता है। चलिए जी, तो क्या समझ में आया हमको कि लेफ्ट हैंड साइड में एनोड लेना है, राइट हैंड साइड में कैथोड लेना है और एनोड और कैथोड दोनों को सोल्ट ब्रिज का मतलब डबल वर्टिकल लाइन से अलग करना होता है। सोल्ट ब्रिज को बता रहा है। एग्जांपल लेके बात करें, ये एग्जांपल ले लेते हैं हम डेने सेल वाला। डेने सेल में आपने देखा हमने जिंक का तो एनोड बनाया और कॉपर का कैथोड बनाया। इसका जिंक इलेक्ट्रोड को हम लिखेंगे लेफ्ट साइड में, कॉपर इलेक्ट्रोड को लिखेंगे राइट साइड में। अच्छा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में एनोड लिखना है। अब एनोड लिखने का तरीका क्या होगा, एनोड लिखने का तरीका, अब एनोड जिंक का बना है ना, एनोड लिखने का तरीका होगा पहले हम लिखेंगे जिंक ऑब्लिक करके उसका आयन। तो पहले लिखा मैंने जिंक, जिंक ऑब्लिक करके जिंक आयन, ये तो हो गया एनोड। फिर आ गया सोल्ट ब्रिज। कैथोड को लिखने का तरीका पहले उसका आयन लिखेंगे फिर ऑब्लिक करके वो लिखेंगे आयन किसका, कॉपर आयन। कॉपर आयन ऑब्लिक करके हमने कॉपर लिख दिया। कुल मिला के बात ये है। एनोड को लिखने का तरीका क्या है, एनोड जिसका बना हुआ है, एनोड जिसका बना हुआ है,
पहले तो वो लिखना है, ऑब्लिक करके उसका आयन लिखना है, और कैथोड को लिखने का तरीका पहले आयन लिखेंगे और फिर उसको लिखेंगे। तो उल्टा काम होता है। एनोड को लिखने का तरीका पहले वो, ऑब्लिक करके उसका आयन। कैथोड को लिखने का तरीका पहले उसका आयन, ऑब्लिक करके वो लिखना होता है। ये बहुत ही आसान तरीका बता दिया। चलिए जी, ये हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसको बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। एक तो था सेल का प्रदर्शन, एक होता सेल अभिक्रिया। ये सेल अभिक्रिया नहीं है, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, रिप्रेजेंटेशन से अभिक्रिया बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए एनोड की अभिक्रिया लिखोगे, कैथोड की अभिक्रिया लिखोगे, दोनों को जोड़ दोगे तो सेल अभिक्रिया आ जाएगी। एनोड को अभिक्रिया लिखने का तरीका ऑक्सीकरण। एनोड किसका बना? जिंक का, तो जिंक का ऑक्सीकरण, जिंक से जिंक +2, ये तो जिंक की अभिक्रिया आ गई। कैथोड में होगा अपचन, अपचन लिखेंगे, कॉपर +2 + 2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर बना दिया, इन दोनों को जोड़ दिया तो सेल अभिक्रिया आ जाएगी। ये आ गया जिंक प्लस कॉपर +2 से बना दिया जिंक +2 + कॉपर, n = 2 इलेक्ट्रॉन का इसके अंदर आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं। एक एग्जांपल और लिया हमने। अब जो सेल बनाया, अब जो हमने गैल्वेनिक सेल बनाया, वो एक तो हमने ले लिया, एक इलेक्ट्रोड तो लिया मैंने मैग्नीशियम का और इलेक्ट्रोड ले लिया मैंने सिल्वर का। एक इलेक्ट्रोड मैंने मैग्नीशियम का लिया और इलेक्ट्रोड मैंने सिल्वर का ले लिया। मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है तो मैग्नीशियम का मैंने एनोड बना लिया, सिल्वर का मैंने कैथोड बना लिया। तो एनोड को लिखने का तरीका Mg/Mg+2 बोला ना, पहले वो, उसके बाद उसका आयन, और कैथोड को लिखने का तरीका पहले आयन फिर उसके बाद वो लिखना होता है। Ag+ ऑब्लिक करके हमने Ag लिख दिया। चलो अभिक्रिया लिखे। एनोड की अभिक्रिया, एनोड पे ऑक्सीकरण होता है यानी Mg से Mg+2 बनाना है। कैथोड पे अपचन होगा यानी Ag+ से Ag बनाना है, दोनों को जोड़ना है। आपको पता है जो संतुलित अभिक्रिया होती है उसमें अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आते, तो समीकरण नंबर ये जो 2 है, ये तो समीकरण नंबर 1 होगी, या आपकी समीकरण नंबर 2 होगी। तो हमने क्या किया, समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा करके दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास आ जाएगा Mg+2Ag+, इससे बना दे Mg+2 + 2Ag, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको जो सेल का रिप्रेजेंटेशन बताया ना, इसकी ट्रिक भी है। ट्रिक लिखा हमने लोन, LOAN, लोन। लोन का मतलब, L का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, O का मतलब है ऑक्सीडेशन, A का मतलब एनोड और N का मतलब है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में एनोड होता है, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड होता है, एनोड पे ऑक्सीकरण होगा और एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ये तो पता है, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड होता है, एनोड पे ऑक्सीकरण होगा और एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो ऐसे बोलते हैं राइट हैंड साइड में कैथोड होता है, कैथोड पे रिडक्शन होगा और कैथोड हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, ये हमने आपको सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में समझा दिया। ओके।